25 से रिलेटेड है ना, तो अब आप सिंगल नहीं रह रहे हैं ना, अब आपको अनमैरिड कहा जाएगा। ठीक है, अब जो अनमैरिड पर्सन है वो सोचते होंगे यार शादी करके ना मजा आ जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है ना, ये शादी करने के बाद भाई लाइफ सेट है। लेकिन जो मैरिड है वो ये सोचते होंगे हमने तो जितने भी मजे लेने थे लाइफ के वो शादी से पहले हमने जितनी भी मौज मस्ती की, ऐसा कंसीडर किया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, मुझे अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना था तो इसलिए मैं वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया। आप जो उनको नोट से कवर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन, लेसन 7, कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। आज हम हैप्पीनेस को समझने वाले हैं, क्या होती है हैप्पीनेस और सबकी डेफिनेशन क्या है हैप्पीनेस की। कभी आपने किसी से पूछा है हैप्पीनेस क्या है? जनरली आप पूछ के देखिएगा कि हैप्पीनेस होती क्या है भाई, तो वो कहेगा, कोई आपसे अगर बच्चा है फैमिली में तो वो कहेगा यार पापा मुझे ना ये वाला टॉय दे दो मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे चॉकलेट दिला दो मैं खुश हो जाऊंगा। कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ रहे जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कहेंगे यार एक बार शादी हो जाए लाइफ सेट है ना, या एक जॉब मिल जाए लाइफ सेट है, या मैं ना इतने पैसे कमा लूँ लाइफ सेट है, मेरे पास पैसे हैं मुझे अब घर बनाना है तो लाइफ सेट है। या फिर हम कहें कि मुझे गाड़ी लेनी है, खुशी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या है, हैप्पीनेस है। और एवरीवन हैज सम डिफरेंट डेफिनेशन, है ना, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल डेफिनेशन है कि भाई मैं तो इस वजह से खुश हो जाऊंगा, ये मेरे नजरिए से हैप्पीनेस है, ये मेरे पर्सपेक्टिव से मेरी लाइफ में हैप्पीनेस इस तरह आएगी, है ना। तो आज हम समझेंगे ये हैप्पीनेस का फंडा क्या है, या एक्चुअल हैप्पीनेस क्या होती है, और 3 फेजेस को समझेंगे जिनको आप कहते हैं, पहले पॉइंट को प्लेजेंट लाइफ, सेकेंड वन इज द गुड लाइफ, थर्ड वन इज द मीनिंगफुल लाइफ। और समझेंगे हम कौन सी स्टेज में लाई करते हैं, कौन से फेज में लाई करते हैं। ठीक है, तो प्लेजेंट लाइफ क्या होती है? देखिए, प्लेजेंट लाइफ का मीन्स व्हेन यू रनिंग बिहाइंड द प्लेजरेबल एक्टिविटीज, कि आपको म्यूजिक या आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है, आप गिटार बजा रहे हो और मजा लुत्फ उठा रहे हैं उस चीज का। आपको शाम को मूवी देखना है, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मजा आ रहा है। अपनी फैमिली के साथ आप डिनर करने के लिए गए हैं, क्रश के साथ पिकनिक पे गए हैं, सॉरी फैमिली के साथ तो आप पिकनिक पे गए हैं और क्रश के साथ आप डिनर करने गए हैं। तो उसमें क्या है, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, ऑल दोज एक्टिविटी इन विच यू इन्वॉल्व एंड फील प्लेजरेबल, है ना। प्लेजर आपको महसूस हो रहा है, पॉजिटिव इमोशन वहां पे आ रहे हैं, हैप्पीनेस महसूस हो रही है, उस लाइफ को हम कहेंगे प्लेजेंट लाइफ। समझ गए हैं? प्लेजेंट लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय परस्यूट ऑफ पॉजिटिव इमोशन, प्लेजर, अवॉइडेंस ऑफ पेन। अवॉइडेंस ऑफ पेन, आप पेन को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ जो मेन मोटिव है वो हैप्पीनेस पे है, प्लेजरेबल एक्टिविटी पे है। ठीक है, तो इस पे सारा जो ध्यान होता है ये हेडोनिक वेलबींग पे कॉन्सेप्ट पे काम करती है, प्लेजरेबल लाइफ। अब आप ये पूछेंगे हेडोनिक क्या होता है? तो ये एक हेडोनिक होता है, एक यूडोमोनिक होता है, इसको हम इन तीनों टॉपिक्स के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास गुड लाइफ। अब गुड लाइफ क्या होती है? ये प्लेजरेबल लाइफ से थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा क्या भाई, बहुत ज्यादा अलग हो जाती है। अभी मैंने आपको क्या कहा, आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है। अब एक नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इससे नीचे तो आप देखेंगे मैंने वहां पे टीचर का एग्जाम्पल लिया है, वहां पर प्लेजरेबल लाइफ उस एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका नीचे वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एज ए टीचर आप एक स्कूल में काम करें, आपको स्पोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स है वो फुल ऑफ एनर्जी है और सीखने के लिए उत्सुक है कि हाँ आज तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज ना टीचर काफी हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट बताती है, और आपने बताया कि भाई NaCl को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। जो हम घर में क्या खाते हैं, नमक, उसका फॉर्मूला क्या है केमिकल में, NaCl। आपने कहा कि जो पीओपी हम घर में करवाते हैं ना उसको CaSO4 हाफ H2O बोला जाता है। होपफुली ये ठीक होगा, जो बच्चा नॉन मेडिकल का होगा या केमिकल साइंस जिनको पता होगी तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। तो आप लोगों ने बताया यार पीओपी का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O और नमक को NaCl बोलते हैं, और बच्चे कहते हैं ओ माय गॉड यार ये कैसे हो सकता है, नमक को NaCl, आज तो मैंने देख लिया। या एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर Na पॉजिटिव मतलब एक सोडियम मेटल होता है, ठीक है, ये इतना सॉफ्ट होता है ना, आप इसको हाथ से भी यूं उसके टुकड़े कर सकते हैं, या फिर हम कहीं इसको चाकू से काट सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे पानी में डाल देंगे ना तो ये आग पकड़ लेगा। आग में समझते हैं, जलने लग जाएगा पानी में ही, तो सोडियम मेटल। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला तो आपको ऐसा नहीं होता अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या नया गजब का कॉन्सेप्ट है, चलो आग लगा के देखते हैं, पानी में आग लगा देंगे आज तो, है ना। तो ये क्या है, आह मूवमेंट, ये प्लेजरेबल मूवमेंट फॉर टीचर। एज ए टीचर जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे अरे यार देखो कितने भोले बच्चे, इनको आज पहली बार ये पता चला, कितने खुश हुए जा रहे हैं, आप भी मन ही मन खुश हो रहे हैं। तो ये भी एक प्लेजेंट लाइफ का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट वन इज द गुड लाइफ। गुड लाइफ मीन्स जब आप अपने फ्लो में हैं, फ्लो मीन्स आप है जो अपनी जो टीचिंग की टेक्निक्स है, टीचिंग मेथड है, उनमें बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल मग्न हो ही जा रहे हैं, आप अपनी फ्लो में चल रहे हैं। इमर्सिवनेस का पता है ना, कई बार आप म्यूजिक बजाते हो, बजाते ही रह जाते हैं, गिटार की धुन नई नई बनाते रहते हैं, दिस इज द फ्लो, है ना, फ्लो वाली इमोशन। फ्लो वाला चैप्टर भी अलग आएगा, टेंशन ना ले। तो वो क्या है, जहां पर आपको फुलफिलमेंट की सेंस होती है, फीलिंग आती है, सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, ऑप्टिमल फंक्शनिंग आप कर पाते हो, उसको कहेंगे गुड लाइफ। एंगेज्ड लाइफ जिसे हम कहेंगे कि आप अपने काम में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं एज ए टीचर। आप हर एक टेक्निक, हर एक अपना जो पॉसिबल जो आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखा सकूं, दैट इज द गुड लाइफ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको प्लेजेंट लाइफ गुड लाइफ में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं हम मीनिंगफुल लाइफ की। अब एज ए साइकोलॉजी टीचर, एज ए करियर काउंसलर, आप क्या करेंगे, आप लोगों को गाइड करना कोशिश करेंगे ना, बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, आप लोगों का भला कर सके। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो अगर आप मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है आपकी, आप उनमें से 4 या 5 बच्चों को है जो एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाए, उनको काउंसिल कर पाए और उनको एक लाइफ के उस पॉइंट तक पहुंचाए जहां पर वो अपने आप को सक्सेसफुल फील करे, तो वो क्या है, मीनिंगफुल लाइफ। जहां पर आपको क्या फील होता है, सेंस ऑफ पर्पस, सिग्निफिकेंस, कनेक्शन टू समथिंग लार्जर देन वनसेल्फ, अपने आप से कहीं ज्यादा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, दिट इज द मीनिंगफुल लाइफ, जहां पर आपका एक सेंस ऑफ पर्पस है लाइफ में, एक पर्टिकुलर कि हाँ ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरा पर्पस है, इसको मुझे ये गोल है, इसको अटेन करना है, और ये आपकी मीनिंगफुल लाइफ हो जाती है। समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल से होपफुली आप समझ गए होंगे। तो 3 तरह की लाइफ आपको समझ आ गई, प्लेजेंट लाइफ, गुड लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था टीचर वाला, अब यहाँ से आप पढ़िएगा और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हेडोनिक और यूडोमोनिक पर्सपेक्टिव क्या कहती है? अब 2 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस जो कहते हैं कि आपकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। एक है उनमें से हेडोनिक हैप्पीनेस और एक है हमारे पास यूडोमोनिक हैप्पीनेस। हेडोनिक हैप्पीनेस कहती है कि आपके पास जो लाइफ में पेन है ना, तो उसको आप भूल जाइए, उसको आप देखिए ही ना, नजरअंदाज कर दीजिए, कहीं ये भाड़ में जाओ भाई तुम। ठीक है, हमें क्या देखना है, सिर्फ एम्फेसाइज करना है प्लेजरेबल एक्टिविटीज पर, इंजॉयमेंट पर, absence of pain associated with seeking experiencing positive emotion, joy, excitement, contentment only। keywords कौन से हैं, pleasure, enjoyment, positive emotion, short term, external factor। अब आप यहां से ना इनकी टर्म से ही मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। प्लेजर, इंजॉयमेंट, पॉजिटिव इमोशन आप समझ गए, शॉर्ट टर्म का मीनिंग क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर का मीनिंग क्या होगा, सीधी सी बात है, मटीरियलिस्टिक। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर कि जब हेडोनिक है, एक्सपीरियंस है, प्लेजरेबल एक्टिविटी, तो वो बाहरी हम तत्वों में ढूंढ रहे हैं, समझ रहे, भौतिक वस्तुओं में, जिसे हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स बोल देते हैं हिंदी में, भौतिक वस्तुएं जिनका हम भोग करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, जिनके थ्रू हमें जो एक थोड़े से टाइम के लिए क्या मिलती है, खुशी मिलती है। जैसे कि मान लो आपने आज कार ले ली, तो आप ठीक है 1 महीना 2 महीना आप खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप है जो नॉर्मल गाड़ी चलाई, बात खत्म, खड़ी कर दी घर पे, है ना। तो ऐसा ही करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है, अनसस्टेनेबल है, सस्टेन नहीं रह पाती, और मेटेरियलिस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड। समझ पा रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो चीजें उन्हीं पर बेस्ड है ये। ठीक है, अगर वो नहीं तो हम खुश नहीं। यूडोमोनिक हैप्पीनेस क्या कहती है भाई, यूडोमोनिक हैप्पीनेस कहती है कि आपकी लाइफ में ना कोई मीनिंग होना चाहिए, फुलफिलिंग लाइफ, परसुइंग पर्सनल ग्रोथ, हमें पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ये कहता है यूडोमोनिक प्रिंसिपल, पर्पस, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द पर्सनल वैल्यूज, आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पा रहे हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स क्या होंगे, मीनिंग, पर्पस, पर्सनल ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करे औरों के लिए, है ना, और अपने खुद के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। लॉन्ग टर्म, जहां पर आपको हैप्पीनेस मिलेगी ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कंसीडर किया जाता है। ये फिलोसफी के हैं तो सीधी सी बात है, साइंटिफिक नहीं होंगे। ठीक है, इंटरनल फैक्टर, ये इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ना कि हम बाहर एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस नहीं ढूंढते, हम अपने अंदर ही कोशिश करते हैं कि हमें हैप्पीनेस मिले। ठीक है, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि भाई हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, ये काफी डिफिकल्ट है।
ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे हो सकता है, ये इंडिविजुअल बेस्ड है कि हो सकता है आप इनर सेल्फ रियलाइजेशन में इतना फोकस करें कि आप बाहर कंट्रीब्यूट ही ना कर पाए, तो इसलिए भी इसको जो क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ओके, तो अब डिफरेंस हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, डिफरेंस आप करिएगा क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन और मीनिंग आपको समझा दिए हैं, तो डिफरेंस भी काफी इजी है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। इन किन ने क्या क्या मॉडल दिए भाई हैप्पीनेस के, कैसे हम खुश रहेंगे, कुछ मॉडल्स हैं। अभी कैरोल रिफ 6 फैक्टर मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, हम फर्स्ट चैप्टर में इसको कवर कर चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो ना रहे। कैरोल डी रिफ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सब्जेक्टिव वेलबींग को क्या कहा कि भाई सब्जेक्टिव वेलबींग ना सिर्फ पॉजिटिव इमोशन और लाइफ सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देती है, उन्होंने पॉजिटिव फंक्शनिंग पर ध्यान नहीं दिया। कैरोल रिफ ने ये स्टेटमेंट दी, ठीक है। अब जो उन्होंने क्या किया, 6 डायमेंशन दिए, ठीक है। कौन कौन से, ऑटोनॉमी, एनवायरमेंटल मैस्ट्री, पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव इमोशन, पर्पस इन लाइफ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये 6 डायमेंशन उन्होंने इन्वेंट किए या हमारे को प्रोवाइड किए, और उन्होंने कहा जो भी कोई भी व्यक्ति, एनी इंडिविजुअल हु स्कोर हाई इन दीज 6 डायमेंशंस देन फील मोर वेल बीइंग इन देयर लाइफ। अंडरस्टैंड, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये 6 डायमेंशन हैं, इन 6 डायमेंशंस में जो भी ज्यादा स्कोर करता है ओवरऑल, तो उसकी ओवरऑल वेलबींग क्या होगी, बेटर होगी उसकी लाइफ में। आप समझे? अब बात करते थियरी की, तो शी फोकस ऑन वेरियस डायमेंशन दैट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। दिस मॉडल सजेस्ट दैट वेलबींग इज ए मल्टी डायमेंशन कंस्ट्रक्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेलबींग क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है कि आप डिफाइन कर दिया आपने एक स्टेटमेंट से कि भाई ये वेलबींग है, वो वेलबींग नहीं होगी। वेलबींग कंटेन कर दिए नंबर ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस, या हम कहें कि मल्टीपल टर्म्स जिनसे मिलकर हमारी लाइफ में वेलबींग आता है, टर्म्स को हम अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। 6 फैक्टर्स दिए, कौन कौन से हैं? ऑटोनॉमी, क्या होती है ऑटोनॉमी, ऑलरेडी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम करते हैं। ऑटोनॉमी मीन्स आपके पास ये पावर है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें, अपनी लाइफ को डायरेक्शन प्रोवाइड करें, आप एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट ना हो, दिस इज द ऑटोनॉमी। एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइस, सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर आउंस लाइफ, नॉट बी ओवरली रिलायंट ऑन अदर और डिसीजन मेकिंग, या फिर आप एनवायरमेंट से अफेक्ट ना हो, जो एनवायरमेंट के थ्रू आप खुद कंट्रोल ना हो, ठीक है। आप अपने डिसीजन खुद ले, अपनी डायरेक्शन को दें अपनी लाइफ को, दैट इज द ऑटोनॉमी। एनवायरमेंटल मैस्ट्री, एनवायरमेंटल मैस्ट्री क्या कहती है, इफेक्टिवली आप क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, ठीक है। एनवायरमेंटल मैस्ट्री क्या कहेगी कि आप अपने सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को पूरा अफेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। वहां पर आप क्या कर रहे हैं, मैस्ट्री हासिल कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट में किसी भी कैपेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मीन्स यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट चल रहा है भाई, अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज कर पा रहे हैं, दिस इज द पर्सनल ग्रोथ। पॉजिटिव रिलेशन, रिलेशन विद अदर्स, आप सोशल रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं, आपके कनेक्शन सोशल है जो वो बेटर है। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्पोर्टिव रिलेशनशिप विद लव्ड वंस, फोस्टरिंग मीनिंगफुल कनेक्शन, दैट इज द पॉजिटिव रिलेशन। पर्पस इन लाइफ, आपकी लाइफ में जो पर्पस है वो क्या है, ये मैटर करता है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस कि आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को, दोनों को, अपनी वैल्यू को, सभी को समझें, उनको एक्सेप्ट करें, आपकी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करें, स्ट्रेंथ को भी एक्सेप्ट करें, और उन जरूरतों को समझे जो आपको आगे बढ़ने के लिए उन एफर्ट्स को आपको करना होगा। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड वन सेल्फ, कि हम अपने बारे में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रख पा रहे हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, 6 डायमेंशन है हमारे पास, 6 डायमेंशन, अगर आपका इनमें स्कोर, अगर आप में सेल्फ एक्सेप्टेंस है, लाइफ में एक पर्पस है, पॉजिटिव रिलेशन है लोगों के साथ, है ना, या फिर हम कहें पर्सनल ग्रोथ, आप डेली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंटल मैस्ट्री, आपके एनवायरमेंट पे आपका कंट्रोल है, और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप वेल बीइंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है अगर आपने ये सभी में हाई स्कोर है तो आप ओवरऑल आप साइकोलॉजिकल वेल बीइंग कंसीडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू कैरोल रिफ 6 फैक्टर मॉडल, ठीक है। आगे आपको समझ में मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कोरी कीज ड्यूअल कॉन्टिन्यूम मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ। किसने दिया ये, कोरी एलएम कीज ने, ठीक है।
अब ये क्या कहता है, ये मॉडल क्या कहना चाहता है भाई, इसके इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टर्म हैं जो कि इस मॉडल को कंप्लीट आपको समझने में हेल्प करेंगे। मेंटल हेल्थ है और मेंटल इलनेस है। अब मेंटल हेल्थ आप समझते हैं एवरीथिंग इज गुड, है ना, मेंटल हेल्थ मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं। मेंटल इलनेस मीन्स कोई किसी को कोई डिसऑर्डर हुआ है, मेंटली इलनेस हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल कहता है कि जो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस आर नॉट टू एंड ऑफ ए सिंगल कॉन्टिन्यूम। सिंगल कॉन्टिन्यूम मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे एक ही लाइन के दो सिरे, सिरे मीन्स टू एंड पॉइंट्स, ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ आप यहाँ पे कंसीडर करें और मेंटल इलनेस आप यहाँ पे कंसीडर करें। जैसे जैसे आपके मेंटल हेल्थ में यहाँ पे आपको डिग्रेशन देखने को मिलेगा तो आप मेंटल इलनेस की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मॉडल कहता है, ये कहता है कि मेंटल हेल्थ इज द सेपरेट कॉन्टिन्यूआ एंड मेंटल इलनेस इज द सेपरेट कॉन्टिन्यूआ। कैसे ये कॉन्टिन्यूआ, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ये समझेंगे हम भाई इस फोटो से। देखिए ये फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर, ठीक है। अभी मैं एक साथ के साथ आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बनाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। अब ये क्या कंसीडर की जाती है, जो वाई एक्सिस है हमारी मेंटल हेल्थ MH, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, मेंटल इलनेस। अब मेंटल हेल्थ की ना दो स्टेजेस है, हाई और लो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही मेंटल इलनेस है हाई और मेंटल इलनेस लो। अब आप मुझे बताइए, जनरली आप सोचिए जरा और मुझे ये बताने की कोशिश करें, जिसका मेंटल हेल्थ हाई होगा, मेंटल हेल्थ हाई, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में, तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। मेंटल हेल्थ लो होगा, हो सकता है अभी मेंटल हेल्थ लो है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है अभी लाइफ में, है ना। ये आपको समझ आ गया। मेंटल इलनेस की बात करते हैं, मेंटल इलनेस हाई है तो लाइफ डिफिकल्टी से फुलफिल है, पूरी लाइफ में ही डिफिकल्टी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मेंटल इलनेस लो है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम डिफिकल्टीज का सामना उसे करना पड़ता है एज कंपैरिजन टू हाई के। इतना आपको समझ में आ गया। आगे अब हम चलते हैं थियरी पर, इतना ही था आपको समझने का। मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम क्या कहता है, वही मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम में फ्लरिशिंग लाइफ, फ्लरिशिंग लाइफ। At the positive end of this continuum, individual experience a state of complete mental well-being, जहां पर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्या फील होगा, कंप्लीट मेंटल वेलबींग। They not only lack symptom of mental illness but also exhibit high level of positive functioning। वो कहते हैं कि जो इस लेवल पे है ना, इस वाले लेवल पे, इसको फ्लरिशिंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि एक तो आप मेंटली बिल्कुल फिट हैं, मेंटली फिट, और मेंटली फिट ही नहीं बल्कि आपको कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है, नो मेंटल इलनेस। समझ पा रही है, दिस इज द फ्लरिशिंग लाइफ। ओके, ये आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट कहता है भाई मॉडरेटली मेंटली हेल्दी पर्सन। मॉडरेटली मेंटली हेल्दी पर्सन कैसे, इन दिस रेंज इंडिविजुअल में नॉट बी फ्लरिशिंग लाइफ, हो सकता है यहाँ पर फ्लरिशिंग लाइफ उसके अंदर नहीं हो, ठीक है, बट दे ऑल्सो नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ मेंटल इलनेस। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये जो पॉइंट है ना, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस लो है, ठीक है, और मेंटल हेल्थ क्या है, यहाँ पर हाई है। तो आप यहाँ पर मिड कंसीडर कर सकते हैं, इसको हाई को काट दीजिए, यहाँ पे मिड कंसीडर कर सकते हैं, बीच में मेंटल हेल्थ ठीक ठाक है ना। और मेंटल इलनेस बिल्कुल लो है तो उसे क्या होगा, ओकेजनल स्ट्रेस होंगे, उसे चैलेंजेस होंगे, लेकिन रीजनेबल लेवल ऑफ वेलबींग वहां पर वो मेंटेन कर पाएगा। समझ पा रही है मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मींस लोअर एंड ऑफ दिस कॉन्टिन्यूम, इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस सम सिम्टम ऑफ माइल्ड स्ट्रेस, फॉल्स शॉर्ट ऑफ मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर ए डायग्नोजेबल मेंटल डिसऑर्डर। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर देखिए, अब मेंटल हेल्थ क्या चला जा रहा है नीचे आते हुए, यहाँ पर मेंटल हेल्थ क्या हो गया, लो हो गया, मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ लो हो गया भैया आपका। और अब यहाँ पर किन किन के इफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हाई इलनेस के भी इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पर लो इलनेस का भी इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अभी जो टर्म में ना एक ही पॉइंट को डिनोट किया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे फ्लरिशिंग लाइफ है, तो यहाँ पे फ्लरिशिंग लाइफ विद मेंटल इलनेस है। ये मॉडरेट लाइफ चल रही है, मॉडरेट लाइफ है, और यहाँ पर है जो मॉडरेट लाइफ विद लो मेंटल हेल्थ चल रहा है। यहाँ की बात करें तो लैंग्विशिंग विद मेंटल इलनेस, और ये सबसे सीवियर कंडीशन आती है हाई मेंटल इलनेस, जो कि हमारी लास्ट है, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकेट्रिक कंडीशन, डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो होपफुली आपको यहाँ से ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर ना आए तो भैया आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोरी कीज ड्यूअल कॉन्टिन्यूम मॉडल आपको समझ आ गया है ना। अब ये कहता है कि जो इन इंडिविजुअल की लाइफ में ना साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ये मैटर करते हैं कि ओवरऑल वेलबींग कैसी होगी। ये हम आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे किससे मैच करते हैं, कैरोल मॉडल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमा मॉडल ऑफ सेलिंगमैन। मार्टिन सेलिंगमैन ने ये मॉडल दिया है ना, परमा मॉडल। हर एक डिजिट यहाँ पर क्या है, पी से पॉजिटिव इमोशन, ई से एंगेजमेंट, आर से रिलेशनशिप, एम से मीनिंग, और अकम्प्लिशमेंट मीन्स अकम्प्लिशमेंट। तो ये बन गया परमा। आप परमा बोल सकते हैं, PERM में बोले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कहता है कि ये जो 5 जो ये डायमेंशन है ये कंट्रीब्यूट करती है एक इंडिविजुअल की वेलबींग में, ठीक है। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इमोशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, होप, गुड फीलिंग, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेवरिंग गुड थिंग इन लाइफ एंड इम्प्रूव वेलबींग। अब आप ये इजीली समझ पाएंगे क्या कहने चाहते हैं ये ना। एंगेजमेंट मीन्स फाइंडिंग एक्टिविटीज दैट आर फुलफिलिंग एंड एंगेजिंग, उन एक्टिविटीज को फाइंड करना। सेंस ऑफ फ्लो, इमर्जन, जैसे कि टीचिंग के एग्जांपल में मैंने दिया, एंगेज्ड लाइफ, दिस इज द एंगेजमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप, आप है जो रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं, स्पोर्टिव रिलेशनशिप विद फ्रेंड, फैमिली, लव्ड वन, दिस इज द रिलेशनशिप। मीनिंग, लाइफ का पर्पस, देखिए घुमा फिरा के ना आपको वहीं लेके आया जा रहा है। अकम्प्लिशमेंट, अचीविंग गोल्स, सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, एक्सपीरियंसिंग ए सेंस ऑफ मैस्ट्री एंड कॉम्पिटेंस, है ना। तो ये क्या है, परमा मॉडल ऑफ सेलिंगमैन, जो कि मार्टिन सेलिंगमैन ने दिया था। आप सेलिंगमैन के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। परमा इसकी शॉर्ट टर्म आप याद कर लीजिए, और फिर आप इनको लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आ जाए तो। नेक्स्ट कहती है भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, रेयान एंड डेकी। रेयान एंड डेकी के अकॉर्डिंग ना 3 नीड है हमारे पास, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। अगर ये फुलफिल हो जाती है ना तीनों नीड, तो क्या होगा, हमारे ह्यूमन वेलबींग में ये कंट्रीब्यूट करेगी। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 इनेट साइकोलॉजिकल नीड है ये, व्हेन सेटिस्फाइड कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग एंड ऑप्टिमल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करती है। ऑटोनॉमी ऑलरेडी डिस्कस। कॉम्पिटेंस क्या कहते हैं, फील कैपेबल एंड इफेक्टिव इन वंस इंटरेक्शंस, कि हाँ आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, है ना, आप कैपेबल हैं, इफेक्टिव इन वन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व द डिजायर टू मास्टर चैलेंज, कि आप अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस पर क्या करें, काबू पा ले, कहने का मतलब, या मास्टरी हासिल करें, नए स्किल्स को सीखे। सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है, तो कॉम्पिटेंस। रिलेटेडनेस, कि आप लोगों से कनेक्शन बना पाए, वही रिलेशनशिप वाली फीलिंग है, ठीक है। तो SDT भी आपकी हो गई, परमा मॉडल हो गया, यहाँ पर आपका कीज ड्यूअल कॉन्टिन्यूम मॉडल हो गया, और कैरोल रिक का भी मॉडल हो चुका है। होपफुली आपको ये मॉडल ना एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आप किन्हीं भी 3 मॉडल पर है जो अपना क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट आता है इंडियन पर्सपेक्टिवनेस, क्या है हैप्पीनेस पर। चारवाक फिलोसफी, ट्रांसडेंट पर्सपेक्टिव एंड कलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव। चारवाक काफी मजेदार है भाई। चारवाक क्या कहते हैं, एक फेमस सेंटेंस है, जवत जीवत सुखम जीवत, ऋणकृत वग्र पीवत, इस तरह है ये, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपको लाइफ में ना खुशी चाहिए, प्लेजर चाहिए, ठीक है, या फिर हम कहें जॉय, कंटेंटमेंट चाहिए, तो आप उसको लीजिए, कैसे भी हासिल करिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ को फुलफिल तरीके से जिया जाए, खुशियों से भरपूर करके जिया जाए। ये कहते हैं टेक ए लोन और क्रेडिट बट एंजॉय द प्लेजर। समझ पा रहे हैं आप। अब आप लोग ये बताइए, क्या लोन लेना अच्छा कंसीडर किया जाता है? मिडिल क्लास फैमिली में यूं समझ लीजिए कर्जा लेना ऐसा कहा जाता है कि हम कम खा लेंगे लेकिन अच्छा खाएंगे, है ना। लेकिन चारवाक कहता है भाई आप लोन लीजिए लेकिन घी पीजिए। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब है, कुछ भी कीजिए लेकिन खुश रहिए, ठीक है, चारवाक फिलोसफी। ट्रांसडेंट कहता है कि आप ना स्पिरिचुअल पर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस कीजिए, अल्टीमेट गोल पर फोकस कीजिए।
ठीक है। यहाँ पर जो सारा का सारा फोकस है ना लिबरेशन पे है, मोक्ष पे है। आप लोगों ने सुना होगा कि मोक्ष मिल जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा भाई, रीबर्थ के जो साइकिल है जो हमारा जन्म मरण का, तो उससे हमें जो क्या छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा कंसीडर किया जाता है, तो वो ट्रांसेंडेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिविस्टिक अप्रोच। कलेक्टिविस्टिक अप्रोच कहती है कि इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करना, हमें हमें करना है कलेक्टिवनेस पे, या हम कहें ग्रुप पर, सोसाइटी पर, एज कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। इसीलिए इसके जो सेंटेंस है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मीनिंग होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, सारा संसार एक परिवार है ना। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवते, कि मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री डिसीज, ऑल परसीव गुड एंड मे नॉट सफर फ्रॉम सॉरो। किसी को कोई कष्ट ना हो, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी काया रहे। इस तरह जो इसकी सोच विचारधारा हम कह सकते हैं कलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव है हैप्पीनेस से रिलेटेड। ठीक है। अब बात करते हैं पंचकोश मॉडल ऑफ वेलबींग। पंचकोश मॉडल ऑफ वेलबींग क्या कहता है, इसको 5 शीथ मॉडल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर 5 स्टेजेस और 5 लेयर्स, जिसमें हम एक एक करके हम इन लेयर्स में चले जाएंगे और उनको अटेन करते चले जाएंगे, तो हमारी लाइफ में वेलबींग कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब ये साइंटिफिकली नहीं है, फिलोसफिकल बेस्ड है। तो हम बात करते हैं, पहली जो लेयर आती है वो अन्नमय कोशा आती है, जिसको फिजिकल शीथ भी बोल दिया जाता है। अन्नमय कोशा क्या कहती है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ पर पूरा ध्यान दें, पूरा अपनी डाइट से रिलेटेड अच्छा न्यूट्रिशन लें, डेली एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन करें, इनफ स्लीप लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब स्लीप से बेटर क्या स्ट्रेस कौन मैनेज करेगा, है ना। फिजिकल हेल्थ को आप प्रॉपर रखें, है ना, अपने बॉडी को बिल्कुल फिट रखें, ऐसा अन्नमय कोशा कहती है, पहली स्टेज या पहली लेयर। ठीक है। नेक्स्ट आती है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा, प्राण मीन्स होता है श्वास, श्वास मीन्स ब्रीथ, समझ रहे हैं, श्वास सांस लेना, जैसे हम लेते हैं हम ऐसे करते हैं ना। तो प्राणमय कोशा मीन्स हमारा सारा का सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारी श्वास पे, ब्रीदिंग पे। इससे हम क्या कर पाएंगे, एनर्जी को कल्टीवेट कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हेल्प से, जिससे एनर्जी फ्लो होगा। ठीक है। मेडिटेशन की हेल्प से, जिससे हमें रिलैक्सेशन, अवेयरनेस, इनर एनर्जी के बारे में हमें कहीं ना कहीं ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मेडिटेशन से हम क्या कर पाएंगे, इनर एनर्जी को जागरूक कर पाएंगे, है ना, अवेयर, हम उससे अवेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट आती है मनोमय कोशा, मेंटल शीथ जिसे कहा जाता है, मनोमय कोशा। मनोमय कोशा क्या कहता है कि आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को मैनेज करना सीखें। माइंडफुलनेस एक टेक्निक है। माइंडफुलनेस मीन्स यू आर अवेयर अबाउट योर करंट थिंकिंग, थॉट, इमोशन, है ना, तो उसे माइंडफुलनेस कहेंगे कि आप क्या हैं, अवेयर हैं हमारे थॉट से, जो भी आपके माइंड में अभी फिलहाल चल रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स आपका अच्छी चीज़ों पर ध्यान हो। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया, नेगेटिव इमोशन को स्ट्रेस किया जाए या उनसे कोपिंग मैकेनिज्म वहां से फाइंड आउट किया जाए कि कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस करना आई थिंक बेटर नहीं होगा ना। फोर्थ आती है हमारे पास विजनमय कोशा। विजनमय रिलेटेड विद आर विजडम। विजडम, विजडम शीथ इसको कहा जाता है, इंटेलिजेंस से हमारे से जुड़ी हुई है ये कहती है कि इंटेलेक्ट एंड विजडम, एम्फेसाइज किस पर होगा, कहाँ पर फोकस होगा, लर्निंग पर, नॉलेज पर, डिजर्नमेंट पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर, कि हम अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करें कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। रिफ्लेक्शन ऑन योर थॉट, एक्शन, वैल्यू ऑफ गेन। और डिजर्नमेंट क्या होता है कि आपको सही गलत का पता हो। हमारा जो मेन फोकस होता है बुद्धि का, दिमाग का, वो क्या करते हैं, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, है ना। लर्निंग एंड नॉलेज की बात करते हैं तो हम किन्हीं ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हमारी नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। विनयमय कोशा, विजनमय कोशा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आनंदमय कोशा, जो कि बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। और इसका मीनिंग क्या है कि हमें ब्लिस स्टेट जिसको कहा जाता है, आनंद में रहे। अल्टीमेट गोल क्या है, आनंदमय कोशा, ब्लिस, जॉय, इनर पीस, हमें अंदर से शांति मिले। ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं, हमें सबसे पहले बॉडी पे ध्यान देना है, फिर अपनी श्वास पे ध्यान देना है, फिर अपने मेंटल थॉट पर ध्यान देना है, फिर बुद्धि पर, नॉलेज, ज्ञान पर ध्यान देना है, फिर हमें अल्टीमेटली जो आनंदमय कोशा में हम पहुंच जाएंगे। अगर आप इनको ना रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अष्टांग योग से जुड़े हुए हैं। ऐसा होता है ना, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारण, ध्यान,
आप लोगों ने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर पर, बॉडी से, फिर श्वास पे, फिर मेंटल, फिर इस तरह की जो स्टेजेस होते हैं उनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक, जो आई थिंक जून 2023 में ये क्वेश्चन बना था, फैक्टर अफेक्टिंग हैप्पीनेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हैप्पीनेस को कौन अफेक्ट करता है, क्या पैसा होने से हमें खुशी मिल जाएगी या हमारी शादी होने से खुशी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप सभी से पूछा था, तो सबसे पहले बात करेंगे मनी कैसे अफेक्ट करती है हैप्पीनेस को। तो ऐसा कंसीडर, अभी देखना थियरी है, मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको और आपको मजा आएगा। देखिए पैसा कैसे अफेक्ट करता है। मनी ऐसा कंसीडर किया जाता है जिनके पास पैसे नहीं है उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना लाइफ में करना पड़ता है। आप भी इस बात से सहमत हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। हमने खूब पैसा कमाया, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारे पास गाड़ी, बंगला, बीवी, दौलत, शोहरत, माँ, सब कुछ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे पास और पैसा आता जा रहा है कि अब उस पैसे से हमें खुशी होगी। भाई रिसर्च कहती है, क्या कहती है रिसर्च, कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना हैप्पीनेस बढ़ती नहीं है पैसे से। आप लोगों ने सैचुरेशन पॉइंट के बारे में सुना है। सैचुरेशन, ये आप एक मग में क्या लीजिए, वाटर, और उसमें शुगर मिक्स कीजिए, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना चीनी उसमें मिलना बंद हो जाती है पानी में। आप नोट कीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हैप्पीनेस के साथ और मनी के साथ होता है। मानते हैं कि एक बार आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो क्या कर पाएंगे, आपको मज़े आएंगे यार, ठीक है मेरे पास आज गाड़ी, कल मैंने बाइक ले ली, उसके बाद मैं ये, उसके बाद वो, उसके, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद हैप्पीनेस का मनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, पैराग्राफ पढ़िएगा खुद। अब बात करते हैं मैरिज की। अब आपको ये लगता होगा जो सिंगल है, काफ़ी सिंगल्स हैं जो ऐसी वीडियो देख रहे होंगे, और जो अगर आप 25 से रिलेटेड है ना, तो अब आप सिंगल नहीं रह रहे हैं ना, अब आपको अनमैरिड कहा जाएगा, ठीक है। अब जो अनमैरिड पर्सन है वो सोचते होंगे यार शादी करके ना मजा आ जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है ना, या शादी करने के बाद भाई लाइफ सेट है। लेकिन जो मैरिड है वो ये सोचते होंगे हमने तो जितने भी मजे लेने थे लाइफ के, वो शादी से पहले हमने जितनी भी मौज मस्ती की, ऐसा कंसीडर किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में हैप्पीनेस का मैरिज से कोई रिलेशन है? आई डोंट थिंक सो ऐसा है। और रिसर्च भी ये कहती है कि मैरिज का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसी है, मैरिज के बाद आपकी रिलेशनशिप कैसी है। अगर आपके झगड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप ऐसा कहेंगे कि हाँ मैं तो शादी से पहले काफी खुश था, है ना। और अगर आपकी रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे को समझते हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ शादी के बाद भी हैप्पी हैप्पी लाइफ होगी। ओके अब नेक्स्ट आता है एज। एज फैक्टर कितना अफेक्ट करता है हैप्पीनेस से रिलेटेड। डायरेक्ट मैं पॉइंट की बात करता हूं। आप लोगों ने ना एडोलेसेंस फर्स्ट ईयर में MP 002 में स्टडी किया होगा। जब हम एडोलेसेंस में होते हैं ना, तो हमारी 16 टू मीन्स आप ये कंसिडर कीजिए 14 से हम एंटर कर जाते हैं प्यूबर्टी में, है ना। तो आप 14 से 17 तक है जो कंसिडर कीजिए, आपकी बॉडी में ना सारे चेंजेस आए होते हैं, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हर एक चीज़ से आपको चेंज देखने को मिलता है। और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ होती है यार, अब ये भी मेरे साथ होना था, ये भी मेरे साथ होना था, है ना। तो वो फेज है जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, उस टाइम इतने आप खुश नहीं होते। और एक फेज आता है जब आप 25 के अराउंड हो जाते हैं, इस टाइम आपको अर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फैमिली सपोर्ट, या आपको अपनी लाइफ में जो चिल्ड्रंस आपके बच्चे हो रहे हैं भाई, अभी उनको पढ़ाई के लिए खर्चे आ रहे हैं ना, तो आप इस तरह की शादी करनी है, जो शादी के बाद बच्चे होंगे, तो ये फैमिली होती है कि फैमिली को सपोर्ट, अब मैंने घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लेकिन इन्हीं के बीच में एक फेज आता है जिसको आप बोल सकते हैं कॉलेज लाइफ। आपने देखा होगा कॉलेज में ना सभी इतने फ्री माइंडेड होते हैं भाई, क्लास बंक करना, बाहर पेड़ के नीचे बैठना, आराम से कैंटीन में जाना, चाय पीना, तो वो लाइफ क्या है, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा कंसीडर किया जाता है, एक टाइम पीरियड है जो कॉलेज ईयर है ना, स्टेज ऑफ यंग आर टिपिकली टेंशन फ्री विदाउट एनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ऑफ मोर फन टाइम। अंडरस्टैंड? तो क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या है आपका एनवायरमेंट आपको कैसे अफेक्ट करता है, आपकी हैप्पीनेस को कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द जेंडर। अब कुछ लोगों का मानना है कि विमेन्स हैं वो ज़्यादा हैप्पी रहती है,
मेंस ज्यादा हैप्पी रहते हैं। हो सकता है मेंस का मानो विमेन ज्यादा खुश रहती है, घर पे रहने कोई काम नहीं होता। हो सकता है विमेन ज्यादा खुश सोचती हैं कि मेन ज्यादा खुश रहते हैं, घर से बाहर जाएंगे और जो पैसा कमाएंगे, बिजी रहते हैं, है ना। लेकिन ये इंडिविजुअल सोच, ये डिपेंड करती है आप कैसे सोचते हैं, है ना। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर भी अफेक्ट करता है। अगर आपके कल्चर में कलेक्टिविस्टिक अप्रोच है कि हाँ कल त्योहार है, हम मिलके कुछ काम करेंगे, ऐसे हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया जाएगा, कुछ ओकेजन आ रहा है उसको हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो कल्चर डिपेंड करते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस है, ये एनवायरनमेंट आपका डिपेंड करता है कैसे आपकी हैप्पीनेस इन चीज़ों से अफेक्ट होती हैं। तो आप इन चीज़ों को एग्जाम में लिख सकते हैं, इन टॉपिक्स को एग्जाम में लिख सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हैप्पीनेस। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, याद नहीं करना। जैसे कि अब वेलबींग की बात करें, अगर आपकी ईट वेल होगा, स्लीप वेल, अच्छी तरह आप सोएंगे, एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रिलेट करेंगे चीज़ों को अच्छी तरह, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, तो ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगी, वेलबींग। इसको 5 मंत्रा भी बोला जाता है, 5 मंत्रा ऑफ वेलबींग, है ना। तो आप इनको लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ पिक्चर दिखाई है, इन पे नोट्स नहीं बनाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ से पिक्चर बना के आनी है और आपको ये चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आप इतना ऊपर वाला समझने के बाद ना नीचे आप आराम से लिख दो। अब एक बात आती है हैप्पीनेस पाई चार्ट। हैप्पीनेस पाई चार्ट क्या कहता है हमें कि ना 50% हमारे ना जेनेटिक्स हमें हैप्पी रहने में मदद करते हैं, अगर आपके जीन्स में ऐसा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। 10% हमारे सर्कमस्टांसेस क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी हैप्पीनेस को, और 40% है जो हमारे खुद में कंट्रोल होती है कि हम खुश रहें या ना रहें। तो अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप खुद सर्च कीजिए कि हाँ मेरे जीन्स में क्या है। अब बात करते हैं दो टॉपिक की, माइंडफुल ब्रीदिंग किसे कहते हैं, माइंडफुल ईटिंग किसे कहते हैं। जहां पर आपको माइंडफुल चीज या माइंडफुल वर्ड आपको सुनाई देना, आप समझ जाइए आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड बातें हो रही है। अगर ब्रीदिंग की बात करें तो आप आराम से बैठिए और अपनी जो ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप नोट करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ना एक नाक से हवा ज्यादा आ रही है और एक नाक से हवा कम आ रही है। नोट कीजिएगा, आपको पता चलेगा। ऑब्जर्व करना मीन्स करंट अवेयरनेस ऑफ अबाउट एनीथिंग दैट इज नोन एज माइंडफुलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर। समझ पा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग क्या कहेंगे कि आप खाना खाने से पहले क्या कर रहे हैं, अपनी जो थाली है, प्लेट है, जो भी आप यूज करते हैं, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ये देखा आपने, अच्छा ये भोजन है, जो भी आप बोलते हो खाना, ठीक है। अच्छा रोटियों में आज ये बना है, सब्जी ये वाली है, लस्सी रखी है। उन चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, उनका टेक्सचर क्या है, पैटर्न क्या है, स्मेल कैसी है। एक एक चीज़ को आराम से अपने मुंह में लेके जाइए और चबाइए और महसूस कीजिए उन चीज़ों को। ये माइंडफुल ईटिंग है। आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। होपफुली आपको मज़ा आया भी होगा हैप्पीनेस से रिलेटेड इन कॉन्सेप्ट्स और मॉडल्स को जानकर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।